स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से जिसका नाम हमारे पास क्या है, प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ऑडिट। यस, 15 से 20 नंबर का सवाल लाजमी आता है इसमें से, और सवाल ऐसा आता है कि मुझे रिस्क भी बताएं और इस रिस्क के अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर भी बताएं। सही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये देख लें, हम एक चीज समझने की कोशिश करें, हम है कहाँ पे, हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए प्यारे बच्चों, प्लानिंग में। उसके बाद हम किस तरफ जाएंगे, परफॉर्मेंस में, और उसके बाद हम किस तरफ जाएंगे, रिपोर्टिंग। रिपोर्ट में मेरी ओपिनियन क्या होती है, इन अवर ओपिनियन these FS are prepared in accordance with IFRS। डन हो गया। तो इसका मतलब जब मैं परफॉर्मेंस भी कर रहा होता हूँ तो मैं किसको सामने रख रहा होता हूँ, मैं IFRS को। इसमें IFRS क्या कहता है ना, जो IFRS कहता है मैं उसके अगेंस्ट प्रेशर परफॉर्म कर लूँ तो मेरे ओपिनियन में दे सकूंगा। इसका मतलब प्लानिंग फेज में मुझे किस चीज को देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताते हैं। IFRS को देखना मुझे प्लानिंग फेज में ये देखना पड़ेगा कि एज एन ऑडिटर मेरा क्या ऑडिट रिस्क है। तो व्हाट इज ऑडिट रिस्क, एज अ प्लानिंग फेज में मेरा रिस्क ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद IFRS के हिसाब से नहीं बनोगे, शायद नहीं बनोगे। फिर काम करता हूं ताकि शायद के ऊपर मुझे सफिशिएंट, अगर तो बने तो फिर एक पॉजिटिव ओपिनियन दूंगा, इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। डन हो गया यहां तक भाई सारे। अच्छा, अगर मेरे पास ऑडिट रिस्क है तो इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड का नाम क्या है, आइजा 315, और वो बड़ी एक स्ट्रक्चर बताता है, और वो कहता है एज एन ऑडिटर अगर आप किसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम होगा आपने क्या ऑब्टेन करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। और अंडरस्टैंडिंग किस चीज की ऑब्टेन करनी होगी, आपने अंडरस्टैंडिंग पहली ऑब्टेन करनी होगी किस चीज की, एनवायरमेंट की। दूसरी अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करनी होगी किस चीज की, एंटिटी की और इंटरनल कंट्रोल्स की। सही है। अच्छा, एज एन ऑडिटर प्यारे बच्चों जब मैं एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं तो मैं ये देखता हूँ जब मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ उसके इसके एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। सही है। जब मैं एनवायरमेंट की बात करता हूँ कहता है बड़ा स्पेसिफिक, कहता है आप देख लें आप किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, वो कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, और आप उस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लें कि उस इंडस्ट्री में जल्दी उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जब तक आपके पास उस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप कभी भी एक ऑडिट रिस्क, जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी मैं रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो इसने पहली चीज लिखी, क्या लिखा कि जी आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस इंडस्ट्री को ऑडिट कर रहे हैं। सही है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी इंडस्ट्री बताएं, हाँ जी, अगर आप फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और आप कहते हैं यार मैं बैंकिंग इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं यार बैंक में चल क्या रहा है इस वक्त बैंक में क्या चल रहा है। मैं कहता हूं पूरी इंडस्ट्री डाउन पड़ी हुई है। जब पूरी इंडस्ट्री डाउन क्यों पड़ी हुई है, सुनिएगा मेरी बात को, पूरी इंडस्ट्री इसलिए डाउन पड़ी हुई है बिकॉज कोविड आया हुआ था, और जब कोविड आया हुआ था तो लोगों ने गाड़ियां तो ले ली थी लीज पे, लेकिन पेमेंट नहीं हो, खाने के पैसे नहीं है तो गाड़ी की लीज रेंटल कैसे पे करूंगा, ये समझेगा मेरी बात। लोगों ने हाउस फाइनेंस तो लिया हुआ था, लेकिन उसको जब उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो मैं तो कह रहा हूं पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है, और जब पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है तो इसका मतलब है जल्दी इसका मतलब है कि जो मैंने लोन दिया हुआ है बैंक ने वो क्या कर जाएगा, और जब वो डिफॉल्ट कर जाएगा तो कौन सा IFRS अप्लाई हो जाएगा, जल्दी IFRS 10, और IFRS 9 के हिसाब से मुझे एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिस्क यही है मेरा कि मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया होगा या एज पर IFRS नहीं किया होगा। फिर परफॉर्मेंस में आके IFRS 9 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट करूंगा और फिर ओपिनियन दूंगा। यहां तक बात समझ आती है। तो सबसे पहली चीज आपने देखना होता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सही है। उस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपने लेनी होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास क्या, रेगुलेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो पीसी की दीवार गिरी तो आपका कोई ना कोई इस मुल्क का रेगुलेशन होगा जिसके तहत पीसी के ऊपर कोई ना कोई केस होगा, और जो बंदे मरे या जख्मी हुए वो भी पीसी के ऊपर किसी ना किसी लॉ के तहत केस करेंगे। और जब केस करेंगे तो जब तक मेरे पास रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्यारे बच्चों, मैं कभी भी, और देखे ना, एक छत गिरी है, बंदे मरे, बंदे जख्मी हुए, मुझे ताजियत नहीं करनी है ना मुझे इजाजत करनी है। ये सुनिएगा मेरी बात को, मुझे क्या करना है कि भाई कोई ना कोई प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए। देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट ने वो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या पीसी का लाइसेंस टर्मिनेट ना हो जाए तो गोइंग कंसर्न का रिस्क ना हो जाए। एक एयरलाइन थी जो सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई
नहीं कर पा रही थी, चूंकि वो हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाई थी, उस एयरलाइन के ऊपर क्या लग गया, जल्दी उस एयरलाइन के ऊपर बैन लगा। वो जो आपको याद है मलेशिया में 2 जहाज एक साथ एक ही मंथ के अंदर 2 जहाज एयरलाइन मलेशियन एयरलाइन के तबाह हुए थे। आपको याद हो अगर, ये मेरे ख्याल से 6-8 साल पुरानी बात है। हुआ क्या, उस एयरलाइन के ऊपर क्या लगा दिया गया, बैन। जहां उस एयरलाइन के ऊपर बैन लग गया प्यारे बच्चों, ये जहाज उड़ ही नहीं सकता। तो जहाज ही नहीं उड़ सकता, इसका मतलब पीपी इंपेयर्ड, खत्म, तो वैल्यू यूज ही नहीं है इसका। कौन खरीदेगा, जहाज पे बैन लगा, बोइंग 777 आप यूज नहीं कर सकते, आप कौन खरीदेगा, फेयर वैल्यू भी 0 पे आ गई, वैल्यू न्यूज भी। समझ आ रही है, आपने उन इंफॉर्मेशन से ये देखना है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां पे इंपैक्ट आ सकता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंडर्ड कहता है इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। इंडस्ट्री में भी फॉल नहीं कर रहा, रेगुलेशन का भी मसला नहीं है, इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। फॉर एग्जांपल कोविड, कोविड ना इंडस्ट्री का मसला था ना रेगुलेशन का मसला था, वो तो एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर था जिसने कितने ऑडिट रिस्क क्रिएट करे होंगे कंपनीज में। यहां तक बात समझ आती है? तो मेरा पहला काम प्यारे बच्चों क्या है, मेरा पहला काम है एज एन ऑडिटर, आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इस कंपनी के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। एनवायरमेंट का मतलब है किस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सही है। उसके बाद इस कंपनी के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती है। इससे कहते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगली अंडरस्टैंडिंग आपने किस चीज की लेनी है प्यारे बच्चों, जल्दी। अब आप आए एंटिटी के ऊपर, और एंटिटी के 4-5 ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एंटिटी के 4-5 ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी बनी क्यों है, क्या मतलब इसका नेचर और ऑपरेशंस क्या है, इस कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, इस कंपनी का नेचर क्या है। सबसे पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है, जब तक आपको कंपनी के ऑपरेशंस का ही पता नहीं होगा, आप कभी भी, और मैं यही चीज अगर आप बैंक ऑडिट कर रहे हैं, बैंक के ऑपरेशंस क्या है, आप लोगों से पैसा लूंगा और आगे लोन दूंगा और इन्वेस्टमेंट करूंगा। और इन्वेस्टमेंट कहां पे करूंगा, इन्वेस्टमेंट शेयर्स पे करूंगा। इन्वेस्टमेंट कहां पे करूंगा, इन्वेस्टमेंट टीएफसीज में करूंगा। इन्वेस्टमेंट कहां पे करूंगा, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स में करूंगा, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करूंगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसका मतलब है आईएफआरएस 9 एप्लीकेबल हो गया। जब आईएफआरएस 9 एप्लीकेबल हो, जो रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको कहां क्लासिफाई किया हुआ है, मैनेजमेंट इसको एमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा हुआ है, मैनेजमेंट इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रखा हुआ है, या इसको फेयर वैल्यू थ्रू उसे रखा है। तो फिर एज एन ऑडिटर आपको देखना पड़ेगा इस कंपनी का बिजनेस, हाँ जी, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या इसने कैश फ्लोज को होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी। इफ द आंसर इज यस, तो फेयर वैल्यू से उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको एमोर्टाइज कॉस्ट पर रखना नहीं, इसने तो शॉर्ट टर्म गेन और लॉस करना है, तो उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रखें। क्या यहां तक बात आपको समझ आ रही? जब तक आपको नेचर ऑफ द बिजनेस का नहीं पता होगा, आप एज एन ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब हम बैंक ऑडिट कर रहे थे, हमने नेचर ऑफ द ऑपरेशन देखा, हमने कहा यार इनकी तो 1200 ब्रांचेस हैं, तो 1200 ब्रांचेस ब्रांचलेस तो नहीं होंगी ना, किसी ना किसी जगह पे मौजूद होंगी। तो 1200 नेशनल बैंक के बोर्ड लगे हुए होंगे किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी बिल्डिंग में, किसी ना किसी ऑफिस में। मैं कहूंगा ये तो उन्होंने रेंट पे लिए हुए होंगे, खरीदे थोड़ी होंगे, ये तो किस पे लिए होंगे, जब इन्होंने रेंट पे लिए होंगे यार, तो आईएफआरएस 16 अप्लाई हो गया। जब आईएफआरएस 16 लीजेस अप्लाई हुआ, तो मैंने कहा यार अब तो ये ऑपरेटिंग लीज तो है ही नहीं। पहले तो ये था कि 1.5 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल का एग्रीमेंट है तो ऑपरेटिंग लीज, रेंट एक्सपेंस। मैंने कहा अगर अब 2 साल का भी एग्रीमेंट है तो इट कुड बी राइट टू यूज एसेट। so there is a risk if management ने उसको राइट टू यूज एसेट रिकॉग्नाइज नहीं। आप समझे, जब तक आपके पास ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कंपनी के नेचर नहीं पता होगी, आप कभी भी ये ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? इससे कहते हैं अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपने देखना है इस कंपनी के ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब एज एन ऑडिटर आपने देखना है इस कंपनी के शेयर होल्डर कौन है और कंपनी के बोर्ड ऑफ। जब तक आपको कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा, सीनियर मैनेजमेंट के बारे में नहीं होगा, की मैनेजमेंट पर्सनल के बारे में नहीं पता होगा, आप कभी भी कौन सा ऑडिटर, जल्दी, आप कभी भी एज एन ऑडिटर रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कैसे पता चलेगा रिलेटेड, जब आपको डायरेक्टर के बारे में नहीं पता, जब आपको कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, जब तक आपको मैनेजमेंट की मैनेजमेंट पर्सनल के बारे में, जब तक आपको उनके बारे में नहीं पता, आप कैसे एज एन ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर ये कंपनी बनी है ना प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी, तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हुआ होगा। पैसा कहां से अरेंज हुआ है? पैसा या तो
शेयर होल्डर से अरेंज किया होगा, या पैसा किससे अरेंज किया होगा? बैंक से। जब अब सुनिएगा बात को, बड़े हो गए आप लोग। अगर तो पैसा शेयर होल्डर से अरेंज किया गया है, इट मीन शेयर होल्डर की प्राइस को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, तभी शेयर होल्डर खुश भी होगा। तो मुझे शेयर होल्डर की प्राइस को बढ़ा के दिखाना है, तो मुझे प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जल्दी, मैं रेवेन्यू बढ़ाऊंगा। रेवेन्यू जानबूझ के बढ़ाऊंगा। रेवेन्यू में फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करूंगा, रेवेन्यू की पॉलिसीज से खेलूंगा, रेवेन्यू के एस्टिमेट से खेलूंगा। क्या मतलब प्यारे बच्चों, कौन सा रिस्क हो सकता है? जल्दी बता दें। फ्रॉड का रिस्क हो सकता है। आइजा 240। साइमल्टेनियसली मैंने पैसा कहां से लिया हुआ है? अगर मैंने बैंक से लिया हो तो बैंक की तलवार लटक रही होती है मेरे ऊपर, क्या कि अगर तो कोविनेंट ब्रीच हो गए या आपने मुझे क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, मेरे पास राइट है कि मैं सारा का सारा पैसा इमीडिएटली डिमांड कर सकता हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं सारा का सारा, इससे इससे आपको मसला ये नहीं कि वो सारा का सारा पैसा मांग लेगा। आपका मसला ये है कि जो नॉन करंट लायबिलिटी में तुम बैंक लोन दिखा रहे हो ना, ये अब नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, ये करंट लायबिलिटी, बिकॉज ऑफ डिमांड कर सकता है सारा का सारा पैसा। प्लस अगर उसने पैसा ले लिया पर एक कंपनी से कैश ही चला गया, कंपनी एक गोइंग कंसर्न कैसे रहेगी? आप समझ आ रहे? तो अंडरस्टैंडिंग से आप कहोगे यार ये भी रिस्क हो सकता है, ये भी रिस्क हो सकता है। अच्छा, अब देखें ना, आप सुनिएगा मेरी बात को। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? इंडस्ट्री में काइबोर 13% पे चला गया। बैंक लोन देता है, 3% का मार्जिन रखता है। कितने पे लोन मिल रहा है इस वक्त? 16%। आप सोचें, एक कंपनी ने 2 साल पहले लोन लिया हुआ होगा 6% पे। जब कोविड था तो आपका काइबोर 5% पे था। जब कोविड था काइबोर कितने पे था? लोन लिया होगा काइबोर +1, 6% पे लोन लिया हुआ होगा। 6% पे लोन लिया हुआ था, 10 साल का लोन। आप सोचें अब वही लोन कितने में पड़ गया उसको? इसको 16% में पड़ गया। प्यारे बच्चों, जरा से इंडस्ट्री में चेंजेस आए, मुल्क के हालात खराब हुए, काइबोर बढ़ना स्टार्ट हुआ, वो चीज जहां उसको महीने के 120 रुपए पे करने, 105 रुपए पे करने पड़ते थे, वहीं उसको 116 रुपए या 120 रुपए पे करने पड़ेंगे। डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कि यहां तक बात समझ आती है आपको प्यारे बच्चों? तो जब तक आपको इंडस्ट्री का नहीं पता होगा, आप सोचे ना बैंकिंग ऑडिट कर नहीं रहे, लेकिन एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, जहां उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आप सोचे ना उसका प्रॉफिट कितना कितना फ्लक्चुएट कर जाएगा। दफा करें, कंपनी जो कि इंपोर्ट का बिजनेस करती है और इंपोर्ट करती थी आज से 5 साल पहले, 5 साल पुराना बिजनेस है, 5 साल पहले इंपोर्ट करती थी 140 पे करती थी और आराम से 200 रुपए का बेचती थी, ये 180 का बेचती थी। आज यही इंपोर्ट कितने की हो गई है? 200 रुपए का। अब जहां ये इंपोर्ट 200 रुपए की हो गई, बेच 180 का रहा है। प्यारे बच्चों, कहां से कमाएगा? बिजनेस बैंड होता है। प्लस हमारा ट्रेड डेफिसिट चेंज हो रहा है, रेगुलेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन लगा दिया 32 लग्जरी गुड्स के ऊपर। एक कंपनी ऐसी थी जो कि इन सबका बिजनेस कर रही होती थी। आप सोचे, एक कंपनी जो कि बिजनेस ये करती थी कि वो लग्जरी गुड्स इंपोर्ट कराती थी, और उस इंपोर्ट पे क्या लग चुका है? तो रेगुलेशन के चेंज होने की वजह से प्यारे बच्चों, एक गोइंग कंसर्न का रिस्क का राइज हो गया। क्या यहां तक बात समझ आती है? इट कुड बी, जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप एज एन ऑडिटर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब कुछ चीजें, और अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी छेती छेती। हाँ भाई, कंपनी ने वो पैसा इन्वेस्ट क्या क्या? कंपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करिए, आप कहोगे भाई शायद पीपी इंपेयर्ड हो गया, या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, या कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा होगा, कहां इन्वेस्टमेंट करा होगा? इंटेंजिबल। आप कहोगे भाई कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो कि रिसर्च फेज से पर्टेन करते होंगे, आपने कैपिटलाइज कर दिया होगा, या IS 38 के हिसाब से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हुआ होगा। IS 38 के हिसाब से कंपनी ने फॉर एग्जांपल TFCs वगैरह में इन्वेस्टमेंट करे, आप कहोगे क्लासिफिकेशन का मसला है। क्या क्लासिफिकेशन का मसला है? कि भाई आपने उसको एमोटाइज कॉस्ट पर रखा है तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L होना चाहिए, आपने उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L रखा हुआ, ये तो एमोटाइज। आप समझ, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कंपनी पैसा इन्वेस्ट कहां पे कर रही है, आप एज एन ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर। यहां तक बात समझ आती है? तो एज एन ऑडिटर प्यारे बच्चों, मुझे कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। डन हो गया? जहां मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी प्यारे बच्चों, जहां मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, स्टैंडर्ड आपसे एक बड़ी जबरदस्त चीज कहते हैं, सुनिएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है। स्टैंडर्ड आपसे अब कुछ कहता है, क्या कहता है? आपने क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है? बिजनेस रिस्क।
इसलिए कहते हैं आप इस दुनिया में बाद में आए हो, पहले कौन आई है? पहले मैनेजमेंट आई है। तो जब मैनेजमेंट एक ऑपरेट कर रही होगी, एक बिजनेस चला रही होगी, तो उसके कोई ना कोई बिजनेस रिस्क होंगे। उस बिजनेस रिस्क से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? आप बिजनेस रिस्क से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कहती है मैं एक न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूं। मैं एक न्यू प्रॉपर्टी में एक नया प्लांट एंड मशीनरी बना रही हूं, उससे लेटेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। जब वो ये इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, उसको डर क्या लग रहा होगा? जल्दी बताएं यार, जल्दी बताएं। हाँ जी, अमाउंट रिकवर क्यों नहीं हो पाएगी ये बताएं। भाई मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर ना आ जाए, वो ज्यादा अच्छा लेटेस्ट प्रोडक्ट लेके ना आ जाए, या मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद ही ना आए, या हालात ऐसे चेंज हो जाए। मैंने एक बड़ा लग्जरी गुड बनाने जा रहा था, मुल्क का हाल देखें क्या हो गया, कोई खरीदेगा वो लग्जरी गुड? आप सुनिएगा मेरी। एक टेक्सटाइल सेक्टर ने कहा यार मैं एक ऐसी मशीनरी लेके आ रहा हूँ, उससे ऐसा कपड़ा प्रिंट करवाऊंगा कि वो बिकेगा 15-20 हजार रुपए का, और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है तो उसको बेचूंगा भी ज्यादा का। आप मुझे बताएं कोई खरीदेगा? तो उसके हजार टेंशन होंगी प्यारे बच्चों। जब उसकी हजार टेंशन होंगी, आप मुझे एक बात बताएं, एज एन ऑडिटर मुझे उस टेंशनों के बारे में नहीं सोचना है। मैंने अयादत नहीं करनी है, सुन ले ना, मैंने ताजियत करनी है। मैंने क्या करना है कि इससे एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल, अगर उसको डर ये लग रहा है कि माल नहीं बिकेगा, प्लांट नहीं चलेगा, कस्टमर नया आ जाएगा, कस्टमर नहीं खरीदेगा, तो मैं कहूंगा इससे ऑडिट इसलिए कि शायद पीपी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इम्पेयर्ड हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? एक कंपनी कहती है हालात खराब है, मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, मैं क्रेडिट डेज को जल्दी मैं क्रेडिट डेज को 30 से जब ये 60 डेज कर रही होगी प्यारे बच्चों, तो उसको डर किस चीज का लग रहा होगा? कि वो नहीं, बैड डेट का डर नहीं लगेगा यार। सेठ को कैसे पता होगा बैड डेट क्या है? सेठ की लैंग्वेज में बता, उसको डर क्या लग रहा होगा? भाई सेठ को डर क्या लग रहा होगा? एक में कहता है 60 दिन बाद पेमेंट कर देना, क्या डर लग रहा होगा? भाई शायद सामने वाला कस्टमर पेमेंट, तो सामने वाला कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप कहोगे क्या रिस्क हो सकता है इससे? मेरे एफएस में क्या रिस्क हो सकता है? मेरा पास एफएस में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए प्यारे बच्चों? बैड डेट। आप समझ रहे हैं? IAS 36, जल्दी IFRS, वो जो बातें करे आपसे, वो जो उसके बिजनेस रिस्क को प्यारे बच्चों, उससे आपने ये देखना है कि उस रिस्क की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट आ सकता है। दैट्स इट। इस रिस्क की वजह से, तो ऐसे आपसे कहता है कि मैनेजमेंट ने भी बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई किया होगा। तो जब मैनेजमेंट ने बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई किया होगा, तो एज एन ऑडिटर आपने उस रिस्क को देखना है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस बिजनेस रिस्क से आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे? यहाँ तक ऑनलाइन वाला आपको क्लियर हो बेटा? तो इस बिजनेस रिस्क से कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। क्लियर होगा हम सारे यहाँ पे? अच्छा, कोई और एग्जांपल जल्दी छीती कोई भी एग्जांपल। एक कंपनी में क्या बिजनेस रिस्क होंगे यार, कुछ भी सोचे। हाँ जी, नई टेक्नोलॉजी। एक कंपनी को डर ये लग रहा है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी ना आ जाए, और तो सिर्फ मुझे न्यू टेक्नोलॉजी की टेंशन नहीं लेनी। मैं कहूँगा अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इसमें जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो चुकी है? वो इम्पेयर्ड हो चुकी है। यहाँ तक बात समझ आ रहा है? मैं ये कहता हूँ यार मैं एक कंपनी के TFCs खरीद रहा हूँ, मुझे डर क्या लगा रहेगा कल को वो मुझे पेमेंट ना करें। मैं कहूँगा TFC को इम्पेयर करो। आप समझ आ रही है? तो बिजनेस रिस्क से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो प्यारे बच्चों? आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोस्त आप क्लियर हो इस चीज के ऊपर? तो बिजनेस रिस्क से हम कोई ना कोई ऑडिट रिस्क, जब मैनेजमेंट बिजनेस रिस्क कर रही होगी आइडेंटिफाई, तो मैनेजमेंट तीन चीजों को देख रही होगी यार, इससे मेरे ऑपरेशन में इंपैक्ट हो सकता है, मेरे कैश फ्लोज में इंपैक्ट हो सकता है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में। मैंने से वो सब ये देखना है कि इसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ पे आके इंपैक्ट आ सकता है। कहीं यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? एक और चीज जो ICAP ने बड़ा जबरदस्त वर्ड यूज किया है, वो वर्ड क्या यूज किया है? वो वर्ड यूज किया है एनालिटिकल। उसको अलग से भी बताया है और उसको इस तरीके से भी बताया है। ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है प्यारे बच्चों, तो मुझे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन होगी ना। वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पहला कहलाता है इंक्वायरी,
दूसरा कहलाता है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, और तीसरा कहलाता है एनालिटिकल प्रोसेस। सुनिएगा मेरी बात को, खुदा का वास्ता सुनिएगा। What is the difference between the procedures that we perform at the planning phase and that we perform at the performance phase? दोनों में फर्क क्या है? परफॉर्मेंस फेज में हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है। प्लानिंग फेज में हमें जल्दी हम काम प्लानिंग, हम रिस्क आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, हम ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई भी करने जा रहे हैं और ऑडिट रिस्क को असेस भी करने जा रहे हैं। तो एज अ प्लानिंग फेज में जो ये प्रोसीजर, तभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा, कंफर्मेशन रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होगा, कंफर्मेशन से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो सर कहता है ये अंडरस्टैंडिंग, जब तक शेयर होल्डर रजिस्टर नहीं देखोगे ओनर्स के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में पता है, जब तक रेगुलेशंस को नहीं देखोगे पता ही नहीं चलेगा रेगुलेशन का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, जब तक बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट नहीं देखोगे कोवेनेंट्स का पता ही नहीं चलेगा। कहीं यहाँ तक बात आपके समझ आती है? एक जो वर्ड है ना प्यारे बच्चों, क्या जल्दी जल्दी बताएं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये होता क्या है, जब आप नंबर्स को आपस में, कि मेरा पीपी क्या हो चुका है प्यारे बच्चों, इम्पेयर्ड हो चुका है। यहाँ तक बात समझ आती है? इसी चीज को अगर आई कैप यूं करते हैं, 2020 में रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपए का और 2021 में रेवेन्यू आ रहा है 60 रुपए का, और ये लाइन नहीं लिखी थी, तो अब मैं एनालिटिकली नंबर्स को जब कंपेयर करता हूं तो मैं कहता हूं अगर रेवेन्यू कम हुआ है तो इसका मतलब है कंपनी का इन्वेंट्री नहीं बिक रहा, कंपनी का इन्वेंट्री नहीं बिक रहा, इसका मतलब है इन्वेंट्री इंपेयर्ड हो गई। या जब इन्वेंट्री बिक ही नहीं रहा तो फ्यूचर कैश फ्लोज ही नहीं आ रहे, जब कैश फ्लोज ही नहीं आ रहे तो वैल्यू इन यूज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मेरा पीपी क्या हो चुका है प्यारा बच्चा, इम्पेयर्ड। क्या बात समझ आ रही है? आई कैप दो फैन ऑफ कर दो यार थोड़ी देर ताकि जल्दी हो जाए। क्लास ज्वाइन हो गई है यार? नहीं, यहाँ से ज्वाइन कर लोगे तुम? यहाँ से ज्वाइन कर लोगे? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन। मैंने मुझे 2 मिनट दे रहा हूँ, रिस्ट ऑफ करके थे छेती छेती। होगी अब्दुल लाइन? शेयर हो गई स्क्रीन? शेयर स्क्रीन करके मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर दो। फाइन को लो कर रखता हूँ। तस्वीर खींच के कर लो ना यार।
एक ही तो पेज है। यहाँ पे कर दो, पहले शेयर कर दिए इसकी। अच्छा ये मेरी बात सुनिएगा, सवाल देखा है हमने, द कंपनी इज अ, इसका मतलब है कंपनी के नेचर क्या है प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। The trading condition has been very poor, difficult in the current year, resulting in a reduction in, अगर मैं इंडस्ट्री की किट देखूं तो पता चलता है कि जी मेरी ट्रेडिंग कंडीशन वेरी डिफिकल्ट। आप समझ आ रही है आपको बात प्यारे बच्चों, जो मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूँ ये क्या कहलाता है मेरा, ये मेरा रिस्क फैक्टर्स कहलाता है। ये मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है, ये मेरा, इसकी वजह से कोई ना कोई ऑडिट रिस्क हो सकता है। तो मेरा जब भी आंसर बनेगा सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी मेरे आंसर में, रिस्क फैक्टर। यहां तक बात समझ आती है। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंडीशन इज वेरी डिफिकल्ट, इस वजह से इसको नोट नहीं करना है, आंसर नोट नहीं करना है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, इसकी वजह से कोई रिस्क हो सकता है। अच्छा रिस्क क्या हो सकता है, या तो मेरे पास रिस्क होगा प्यारे बच्चों किस चीज का, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा, या मेरे पास रिस्क होगा किस चीज का, अंडर स्टेटमेंट का। यहां तक बात समझ आती है। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं मेरे पास रिस्क है तो क्या कहता है आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास रिस्क होता है कौन से लेवल पे, जल्दी जल्दी, एक मेरे पास रिस्क होता है एफएस लेवल पे और एक मेरे पास रिस्क होता है एसेशन लेवल। इसकी वजह से रिस्क कहां पर है, इसकी वजह से एक रिस्क हो सकता है प्यारे बच्चों जल्दी से, एक रिस्क होता है एफएस लेवल पर, दूसरा रिस्क होता है किस लेवल पे, मैं कहता हूं इसकी वजह से मेरा रिस्क कहां पे हो सकता है, पीपी में हो सकता है, इन्वेंट्री में हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल में हो सकता है, अकाउंट पेबल में हो सकता है, कैश एंड बैंक में हो सकता है, बैंक लोन में हो सकता है, रेवेन्यू में हो सकता है, एक्सपेंसेस में हो सकता है, सही है। मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, अगर मैं कहता हूं इसकी वजह से मेरा रिस्क किस चीज के ऊपर है, पीपी के ऊपर, तो पीपी की कौन सी असर्शन के ऊपर है, इसके कौन, मेरे पास बैलेंस शीट के लिए कौन सी असर्शन है प्यारे बच्चों, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग कंडीशन वेरी डिफिकल्ट है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी। किस चीज का मसला है, जहां मैंने वैल्यूएशन का वर्ड लिखा मैंने कहा यार आईएफआरएस पीपी वैल्यू किसके हिसाब से होगा,
16 इम्पेयरमेंट 16 36। तो मैं कहूंगा IS 36 के हिसाब से आपका पीपी शायद क्या हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है, और मैनेजमेंट ने इसके अगेंस्ट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी। एक सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है ना, सही है, सुनिएगा मेरी बात को। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ट्रेडिंग कंडीशन इज वेरी डिफिकल्ट, therefore there is a risk of, because PP may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per, और फिर प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा इम्पेयरमेंट के आई सर्टिफिकेट से, और फिर देखूंगा कि ओपिनियन मैंने क्या दी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाला आपका क्लियर हो बेटा, ये बात समझ। तो आईकैप एक हरकत क्या करेगा, आईकैप एक हरकत ये अंग्रेजी लिखेगा, आईकैप एक और हरकत क्या करेगा, नीचे देखें जल्दी से, पॉइंट 2 देखें जल्दी जल्दी, छेती छेती। रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू 246 मिलियन से कितने पे आ गए, 100 मिलियन पे। अगर मैं सवाल देखो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल, पीएनएल बना के दे देगा जिसमें रेवेन्यू 246 से कितने पे आ गए, जहां 246 मिलियन से 100 पे आ गए, मैं फौरन से एक और चीज लिखूंगा, मैं फौरन से एक और चीज लिखूंगा, रेवेन्यू डिक्लाइंड बाय लेट्स से 60%, लेट्स से, therefore there is a risk of, सब कुछ सेम रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, रिस्क फैक्टर। बस पेपर में रिस्क फैक्टर ढूंढना है, या तो वो अंग्रेजी में आपको लिख के दे रहा होगा या नंबर से आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास दोनों आंसर चाहिए, में चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ वो सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज हो रहे हैं, वो सवाल से हमने ढूंढने पड़ेंगे बच्चों। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, पॉइंट 3 जी मेरे भाई, इन्वेंट्री भी है इसमें, इन्वेंट्री भी है, रेवेन्यू नहीं होगा इसमें, इन्वेंट्री भी है। देखिए अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का कंबाइन कर देता हूं और 18 की जगह 19 लिख देता हूं और 19 की जगह 18 लिख देता हूं, तो अब मैं कहूं यार अगर नया कॉम्पिटिटर आ गया, ट्रेडिंग कंडीशन मुश्किल है, तो रेवेन्यू तो कम, ये तो बढ़ रहा है। अब जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब अब रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट पे रिस्क है, जबरदस्त अब है। लेकिन अगर रेवेन्यू ऑलरेडी कम हो रहा है तो मैं इसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करूंगा अनलेस कोई रिस्क फैक्टर मेरे पास मौजूद होगा। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आ रही है हमें? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, द मेजर कस्टमर्स आर retailers and wholesalers. Due to declining consumer expenditure and slow business growth of many of the retailers and wholesaler of the company, the retailer and wholesaler, the company has reduced its and give the extended credit to make sales to such wholesalers and retailers. A number of wholesalers and retailers have not been able to continue trading and had been placed in लिक्विडेशन। प्यारे बच्चों को रिस्क है यहाँ पे, जल्दी से बता दें किस चीज का रिस्क है, किस चीज का रिस्क है। मैंने एक्सटेंडेड क्रेडिट दिया हुआ था, यार 1 साल बाद पे करने देना, 6 महीने बाद पे करना, पैसे नहीं आए, बैंकरप्ट हो गए वो, किस चीज का, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ, मेरा राइट भी है रिसीवेबल पे, कस्टमर एग्जिस्ट भी करता है, किस चीज का मसला है, IFRS 9 के हिसाब से मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं। यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक? सुनिएगा, तो ये कमेंट्री थी। अब यही आप नीचे देखा कि कैसे पूछेगा, जल्दी छेती छेती। अब सवाल में उसने आपको कहते थे फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एंड P&L, और सेल्स इसने आपको कहा सेल्स 2019 में क्या हो रही है, कम हो रही है, और रिसीवेबल, अब मैं कहूंगा यार अगर मैं नंबर्स को कंपेयर करूं तो सेंस नहीं बनता इस चीज का कि अगर मेरे रेवेन्यू कम हो रहे हैं तो इट मींस यहाँ पे किस चीज का रिस्क है प्यारे बच्चों, रिसीवेबल। तो आपने क्या करा, सुनिएगा, से आपने तीसरा रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करा, मैं अगेन 1 2 करता हूं। आपने कहा मैंने कस्टमर्स को क्या दिया, एक्सटेंडेड क्रेडिट दिया, और कस्टमर्स क्या हो गए, आप बैंकरप्ट नहीं हुए भाई, कस्टमर्स क्या हो गए बैंकरप्ट, तो आपने रिस्क आइडेंटिफाई। आपने कहा इसी चीज को आईकैप ने कैसे पूछ लिया, मुझे रेवेन्यू और रिसीवेबल का नंबर दे दिया। जहां उसने मुझे रेवेन्यू रिसीवेबल का नंबर दिया तो मैं एनालिटिकल प्रोसेस अप्लाई करके एक चीज निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, रिसीवेबल टर्नओवर। कैसे निकलता है, मैं रिसीवेबल को डिवाइड कर दूं किससे, सेल से, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 365 दिन से। निकाले जल्दी, 2019 का भी निकाले, 18 का भी निकाले, 19 का भी निकाले। फराज शेख, रिस्क सेम है दोनों में, सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज हो रहा है। अहमद क्लियर है आप?
जल्दी निकालें भाई, क्या निकला रिसीवेबल टर्नओवर डेज यार? हाँ 74 और इट मींस पिछले साल 2018 में 74 डेज था, 2019 में इट मींस पहले कस्टमर 74 दिन के अंदर आपको 74 दिन तक आपको पैसे, अब वही पैसे पे करने में कितना टाइम लगा रहा है? इट मींस वो आपको पैसे पे नहीं कर रहा। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है? वो पैसे आपको, यही चीज ऊपर भी तो लिखी हुई थी, कस्टमर आपको डिफॉल्ट कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। वही चीज आपको कैसे ड्राइव करनी होगी? नंबर से ड्राइव करनी होगी आपको। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ, बिकॉज अकाउंट रिसीवेबल IFRS 9 के हिसाब से क्या हो चुके हैं? इम्पेयर्ड हो चुके हैं। बैड डेट जो मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड, आप समझे दोनों जगह मेरा रिस्क क्या है? सेम है, चेंज क्या हो रहा है? रिस्क फैक्टर आई कैप, वो रिस्क फैक्टर आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है भाई सबको? क्लियर हम सारे यहाँ पे यार? अच्छा जी, ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? चले जी, जबरदस्त। अब अगर एक और चीज देखें, द स्लो डाउन in trading has also resulted in a fairly large increase in inventory holding. The slowdown in trading has also resulted in a, किस चीज का मसला है यहाँ पे? सवाल में कह रहा है कि कंपनी के पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा एक और रिस्क जो ICAP मुझसे पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है? इन्वेंट्री होल्डिंग ज्यादा है, तो देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, दो भी नहीं हो रही, आपका राइट भी है। किस चीज का मसला है? वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सा IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? इन्वेंट्री क्या हो चुकी है प्यारे बच्चों? इंपेयर्ड हो चुकी है। मैनेजमेंट ने कोई एडिक्वेट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे? यहां तक सुनिएगा। इसी इंफॉर्मेशन आके कैसे पूछ रहा है? जल्दी से नीचे है, फॉलोइंग इज दी एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। आपको परचेज का डेटा दे दिया, और परचेज अगर आप देखें आपकी परचेजेस कम हुई है इस साल, तो जब परचेजेस कम हुई है तो इन्वेंट्री भी क्या होनी चाहिए थी? कम, लेकिन इन्वेंट्री क्या हो रही है? अब कैसे पता चलेगा कितना परसेंट, क्या परसेंट? प्यारे बच्चों आओ एक और चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। जल्दी छेती छेती इन्वेंट्री टर्नओवर डेज डिटरमाइन करें। सेम ही होगा ना यार? सेम ही होगा ना? तो इट मींस पहले आपकी इन्वेंट्री 74 दिन तक बिक जाती थी, अब वही इन्वेंट्री बिकने में 250 दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया होगा। इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं। इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा। क्या यहाँ तक? देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ inventory because inventory may have been impaired and no adequate impairment has been recorded by the management as per। तो ये एक बेसिक चीज थी, ताकि पुराना हमने आधे घंटे में क्विकली रिवाइज भी कर लिया, ड्राफ्टिंग को भी सीख लिया। लेकिन प्यारे बच्चों कैफ में हमारी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी, समझ आ रहा है? हमने रिस्क फैक्टर्स की ड्राफ्टिंग सही करी, हमने उसको एग्जर्शन से सही लिख करा, बट जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना पीपी इंपेयर्ड हो गया, मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। अब सुनना, ये फाइनल की चीज सुनना, हमारे पास हमारा रिस्क क्या आता है? देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ। जब मैं कहूंगा देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट पीपी, तो रिस्क है किस चीज का? रिस्क इस चीज का है कि मैनेजमेंट ने जो पीपी के लिए क्या यूज की होंगी, वो एजम्पशंस रीजनेबल नहीं होंगी, बिकॉज पीपी के इंपेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होता है। जब मेरा प्रोसीजर होगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पीपी का मैनेजमेंट इंपेयरमेंट एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं किया होगा, मैं ये कहूंगा कि मैनेजमेंट ने फ्यूचर कैश फ्लो सही डिटरमाइन, मैनेजमेंट ने डिस्काउंट रेट को सही यूज नहीं किया होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? थोड़ा सा अब ये देखें, कैफ वाली चीजें तो है, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आएगी, थोड़ी सी इसकी ड्राफ्टिंग एडवांस लेवल पे आएगी। और कैसे एडवांस लेवल पे आएगी? आपको रिस्क बड़ा ही स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस चीज का, इसलिए बिकॉज सीफएफ में जो सवाल आता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है रिस्क भी बताएं और उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स भी बताएं। और जब मुझे प्रोसेस बताने पड़ेंगे तो प्रोसेस क्या बताऊंगा? जब मेरा रिस्क जर्नल होगा तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे एजम्पशंस का वर्ड लिखता हूँ, ताकि मेरा रिस्क ये कि एजम्पशन रीजनेबल नहीं है, और मैं प्रोसीजर क्या करूंगा, जो एजम्पशंस है वो लिखूंगा रिस्क में, और मैं कहूंगा कि यार देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने जो एजम्पशंस यूज करी है वो रीजनेबल नहीं है, सच एज फ्यूचर कैश फ्लो, सच एज डिस्काउंटेड मैनेज, सच एज पी, जो इंपेयरमेंट का मॉडल होता है मैनेजमेंट ने वो डेटा, मैनेजमेंट रिस्क का मैनेजमेंट डेटा से यूज नहीं किया होगा। जब तक मेरा रिस्क स्पेसिफिक नहीं होगा ना,
इस पूरी रिस्क के ड्राफ्टिंग में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और वो क्या है? स्पेसिफिक। इसलिए बिकॉज जब तक आपका रिस्क स्पेसिफिक नहीं होगा, आपका प्रोसीजर कभी भी स्पेसिफिक, आपका एक रिस्क के अगेंस्ट आपको 2 से 3 प्रोसीजर लिखने होते हैं। जब रिस्क स्पेसिफिक होगा ना, तो इसी स्पेसिफिक रिस्क के अगेंस्ट मैं 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मैं 15, 20, 25 मार्क्स आराम से कैप्चर करके आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ। अगर मेरा रिस्क थोड़ा सा जर्नलाइज हो गया ना प्यारे बच्चों, से मसला ये होगा प्रोसीजर क्या लिखने हैं ये आपको पता है। ये रिस्क गलत नहीं है, रिस्क गलत नहीं है, बट मसला क्या है, C5 में सवाल की रिक्वायरमेंट है रिस्क भी बताओ और उस रिस्क के अगेंस्ट। अगर आपका रिस्क जनरल हो गया तो आपके पास 10 प्रोसीजर आ गए, अब 10 तो नहीं लिख सकता, बिकॉज रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मुझे 10 प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे। मैं आपसे कहता हूँ इन्वेंटरी गलत है, तो इन्वेंटरी एक्सरसाइज की वजह से भी गलत हो सकती है, कंप्लीटनेस की वजह से भी गलत हो सकती है, राइट्स की वजह से भी गलत हो सकती है, वैल्यूएशन में फीफो मेथड की वजह से भी गलत हो सकती है, वेटेड एवरेज मेथड की वजह से, आप समझे कितनी चीजों की वजह से गलत हो सकती है। जब मेरा रिस्क स्पेसिफिक होगा तो मैं कहूंगा ये मसला है और इस मसले के अगेंस्ट मैंने ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, तो मैं 2-3 प्रोसीजर लिखूंगा, मेरा रिस्क और प्रोसीजर आपस में अलाइंड हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? कोई सवाल? हर चीज उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आपने IFRS 9 में बैटेड एक्सपेंस क्या पढ़ा है आपने, वो आपको एक नंबर बता देता था। अब आप CFAP में आओगे तो वो आपसे कहेगा लॉस गिवन डिफॉल्ट निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालो, IFRS 9 ECL मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। अब वहां पे मैं आपको ये वर्ड्स लिखाऊंगा, सेंस नहीं बनता है। जब एक चीज पढ़ी नहीं है आपने तो वहां पे हम क्या लिखते थे कि यार बैडेड एक्सपेंस मैनेजमेंट ने सही रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, इन्वेंट्री में मैं लिखवाता था कि मैनेजमेंट ने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस सही कैलकुलेट नहीं करी होगी, क्यों? बिकॉज IS2 पढ़ा हुआ था। अब इसलिए IFRS 15 में हम लिखते थे कि मैनेजमेंट ने रेवेन्यू से रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे आकर तो पूरा होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस और एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस और वेरिएबल कंसिडरेशन और रिफंड और रिवर्टेबल, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही होंगी। ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही होंगी, उसके रिस्क कोई ना कोई ट्रिगर कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती है? तो चूंकि वहां पे आपने जब वो चीज पढ़ी नहीं है, हाँ, मैं वहां पे आपको लिखवाता था फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंट रेट, अजम्पशन के आगे ब्रैकेट लिखवाता था, क्यों? बिकॉज 36 पढ़ा हुआ होता था। 36 ही नहीं पढ़ा हुआ बच्चे ने, या IFRS 9 ही नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं उस पर क्या रिस्क लिखवाता? आप समझिएगा इस मेरी बात। तो यहाँ पे रिस्क दोनों जगह सेम है, यहाँ पे टेक्निकलिटी लेवल बहुत बढ़ चुका है, प्लस सिलेबस बहुत बड़ा बढ़ चुका है। कैसे? जितनी भी IFRS है वो किसी के ऊपर भी आपसे ऑडिट रिस्क पूछ सकता है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? कोई और सवाल बच्चों? कोई भी सवाल? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? डिस्काउंट रेट है, फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट। उमर खान, डन है यहाँ तक प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या 2 चीजें देखी। आज की क्लास में सबसे पहले हमने सिलेबस का एक बैकग्राउंड देखा, एक पूरा सिलेबस हमने खोल के रख दिया है ताकि हमें पता चल जाए कौन सी चीजें नई है, कौन सी चीजें पुरानी है, पुरानी में क्या फर्क है, पुरानी में उसके बाद खेलने का मार्जिन बहुत ज्यादा। एक सिंपल सा स्टैंडर्ड सब्सिक्वेंट इवेंट डायरेक्टली नहीं पूछता, इनडायरेक्टली 100 बार पूछता। ये बात समझ रही? डायरेक्टली कैश में डायरेक्टली पूछता था, इनडायरेक्टली नहीं पूछता था। CFAP में वो आपसे किस तरीके से पूछ रहा है, वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? CFAP का सबसे बड़ा मसला ये है, सवाल में वो आपको जो वर्ड्स लिख के दे रहा होता है ना, वो वर्ड्स ऐसे लिख के देगा जिससे आपको लगेगा ये एज अप्लाई हो रहा है, और वो एज अप्लाई नहीं हो रहा। तो जो लिखा ही नहीं होता वो एज अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 600 का एज 600 का एक ओवरव्यू लिया, तो उसमें एज 600 कहीं से भी अप्लाई नहीं हो रहा था, बट ग्रुप ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, कंसोलिडेटेड FS, ये सारे वर्ड्स लिखेगा, सब्सिडी की रिपोर्ट, और आंसर कहां से बन रहा होगा इसका? आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट से बन रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? वो आपको वर्ड लिख के देगा, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द FS, इसका ऑडिट कर रहे हो, 805 के हिसाब से ऑडिट कर रहे हो, मिस स्टेटमेंट पता चल गई, लेकिन आंसर इसका 560 सब्सिक्वेंट इवेंट से बन रहा होगा। यहाँ पे आई कैप थोड़ा सा बच्चे के साथ हर अटेम्प्ट में 20-30 नंबर का खेलता है, और यहीं पे बच्चा लैप्स खा जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कोई और सवाल प्यारे बच्चों इसके अलावा? कोई भी सवाल इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कब खत्म होगा? आप लोग अटेम्प्ट कब है? दिसंबर में। अच्छा, जिसकी दिसंबर में अटेम्प्ट है तो उसका कोर्स तो इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा। और इसमें हम 2 चीजें करेंगे। बच्चे को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 चीजों का एक्सेस दें। एक तो ये कि जो हमारे पास कंप्लीट एक पोर्टल अवेलेबल है, तो वो हम बच्चे को फर्स्ट डे पे एक अलग से कोहर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए ताकि बच्चे को अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर देखना है वो देखता रहे। सही है। दूसरा, जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही होंगी उसका कोहर्ट हमारा डिफरेंट होगा, और उसमें जो हमारे क्विज वगैरह होंगे वो सारी चीजें वहां पे आ रही होंगी, ताकि बच्चा आराम से
बैट, जिसकी अटेम्प्ट जून 23 में है, जिसके अटेम्प्ट उसके पास एक्सेस हमारा जून 23 तक देगा, लेकिन उसके पास दो ऑप्शन होंगे। लेट से नवंबर में कोर्स कंप्लीट होता है और जो नया बैच जून 23 का स्टार्ट हो रहा है, उसको उसकी फिजिकल क्लास है, उस वक्त आके किसी टॉपिक की लेनी है, वो वहां पे भी आके ले सकता है। हाँ, पोर्टल का एक्सेस एक ही होगा, या तो आपको वो दिसंबर 22 का दिया जाएगा, या दोनों का एक्सेस देना आपके लिए थोड़ा सा, आपके लिए अपने लिए मुश्किल हो जाएगा, आप दोनों को कंपेयर करने लग जाओगे। हाँ, बट जून 23 में कोई चेंजेस आएंगी, कोई नया टॉपिक में पढ़ाता हूँ, कोई नई चीज पढ़ाता हूँ लेट से, और वो इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज आपकी दिसंबर 22 वाले में कॉपी हो जाएगी। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती? जी सर। मैं इसका एक सिंपल सॉल्यूशन आपको बताऊं, मैं आपको आप आज का मतलब आपने जो मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला है ना, आप वो समझे नहीं। वो है क्या चीज? वो चीज ये है कि आप सारा कोर्स कंप्लीट करके आप आएंगे किसके ऊपर पता है? आइजा की रीडिंग के ऊपर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वॉल्यूम 1 के 60% आइजाज रीड कर सकते हैं। आप यूं समझिए, कोई आप 60% आइजाज, फॉर एग्जांपल 500 की जितनी भी सीरीज है उसको आप रीड करें। जो नहीं है सिलेबस, जो हमने कैफ में नहीं पढ़ा हुआ, उसको आप रीड ना करें। बाकी ऐसे नहीं वो कवर्ड नहीं होंगे, वो रीड नहीं होंगे, बट द पॉइंट इज जो पढ़ा हुआ है उसको फौरन से आपने किताब से, फ्रॉड कितना बड़ा स्टैंडर्ड है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। 315 आज पढ़, तो आपकी ये तैयारी तो साथ साथ चलती रहेगी। सही है, किताब होगी, किताब में 5 पेपर्स आ रहे होंगे, आपने 5 पेपर्स घुमा लिए, अगर आपने इस तरीके से करना नहीं तो वैसे तो क्लास के साथ सब चीजें चल रही होंगी। तो अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे तो आपके पास इतना टाइम मौजूद है कि आपका टाइम जाया नहीं होगा। और आपका टाइम, मेरी बात सुने, आप मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मेरे मोहताज नहीं होंगे, ये बहुत जबरदस्त बात है। आप ये नहीं कहेंगे ऐसा जब रिलेटेड पार्टी पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा, तो वो तो मैं 1 महीने बाद पढ़ाऊंगा। आपने 1 महीना मेरा वेट थोड़ी करना है। आप तो आरपी को रिवाइज करें आज बैठ के, किसने मना किया आपको? आप वॉल्यूम 1 लें, हाईलाइटिंग करना स्टार्ट करें, आपको ऑडिट की लैंग्वेज समझ में आ रही होगी आपको, और इससे फायदा ही होगा जब हम आरपी पढ़ रहे होंगे, आप कहेंगे सर ये वाला सेक्शन पढ़ा है, ये वाला सेक्शन तो आपने पढ़ाया नहीं है, या इस सेक्शन में तो आपने ये बोला, इस सेक्शन में तो ये लिखा हुआ है, या किताब में तो ये लिखा हुआ है, फिर मजा भी आएगा पढ़ने में। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये इतना कंटेंट आपके पास मौजूद है कि आप उन चीजों को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स को आप देखें, सब फाइनल बच्चा एक चीज पर परेशान है, सर स्टैंडर्ड रीड नहीं है, स्टैंडर्ड्स रीड नहीं है। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कैफ में अगर बच्चे ने पढ़ा हुआ है तमीज से, वो स्टैंडर्ड आज बैठ के 1 हफ्ते का टारगेट लगे, तो कैफ वाले स्टैंडर्ड में घुमा सकता है, रीड कर सकता है, समझ में आ जाएंगी चीजें। एटलीस्ट जितना पढ़ा हुआ है कैफ में आपने, उसको तो आप बड़े आराम से रीड कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो इस चीज को लेकर चलें, क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त? और बाकी अगर तुम्हारे पास सेकंड चीज, पोर्टल का पूरा एक्सेस मिलता है, पोर्टल का पूरा एक्सेस लो, अगर तुम्हारा ऑप्शन है पूरा एक्सेस है, जो कैफ के टॉपिक्स पढ़े हुए उसको देख लो वापस से, जो कैफ के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसको वापस से देख लो। जब उसको वापस से देख लोगे तुम्हारी तैयारी और अच्छी होती रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप आगे चलते रहो, तुम ये वाले स्टेप भी मॉडल अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बिल्कुल गाइड करेंगे भाई, बिल्कुल गाइड करेंगे, जब इसमें ऊपर मूव पॉलिसी है तो गाइड तो बिल्कुल होगा। दो चीजें होंगी, वीकेंड पे होगी तो फिजिकल होगी यहाँ पे, अगर वीक डे पे होगी तो वो आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज फर्म से फिर आप लोगों के लिए आना और क्लाइंट से आना मसला होगा। तो वीक डे वाली अगर कोई क्लास होगी तो हम रात को 9-10 बजे ऑनलाइन ले लेंगे, रात में 9-10 बजे। और वो किस तरीके से होगी? वो क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो क्लास में प्रैक्टिस हो रही होगी, समझेगा मेरी बात? तो ये जो क्लास थी ये फिजिकल क्लास हुई ना हमारी। तो अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल कोई क्लास होगी, कॉन्सेप्ट की कोई क्लास, प्रैक्टिस की कोई क्लास होगी, जैसे जिसके हमने 4 सवाल कर लिए क्लास में, फिजिकल क्लास में, अब कहते हैं 5 सवाल है, मैंने आपको कहा क्विज है, मैंने आपको क्विज दे दिया, अब बैठ के मैं एक दिन रात में 9 बजे क्लास लगाई, आधा घंटे क्लास थी, वो सवाल हमने मुका दिया, तो आपको रीडिंग का टाइम भी अच्छा मिल गया, आपने खुद से लिख भी लिया और बैठ के हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। तो ये वाली चीजें हम इस तरीके से उसको लेके चलेंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्लासेस कम होंगी जी। आप अगर जून 23 में, तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नवंबर तक, नवंबर कोर्स का फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और आपके पास ऑप्शन आप 100% कोर्स आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, आप पोर्टल एक्सेस ले लें, सही। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको नवंबर तक। अब जब मैंने नवंबर तक पढ़ाया तो आपके पास पोर्टल का जो नवंबर वाला एक्सेस होगा वो जून 23 तक होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर नवंबर के बाद कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरा अगला बैच स्टार्ट हुआ जनवरी में, सही है, और जब मेरा अगला बैच जनवरी में स्टार्ट हो रहा होगा या दिसंबर में स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो जून 23 वालों के लिए होगा। मतलब जून 23 वाले, उस दौरान कोई सिलेबस में चेंज आया होगा, तो चूंकि आपकी जून 23 की अटेम्प्ट है तो उसके लेक्चर्स वहां पे हो जाएंगे। प्लस अगर आप चाहते कि नहीं मुझे जून 23 में कुछ टॉपिक फिजिकल क्लासेस नहीं, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 2 पोर्टल आपको मैं जानबूझ के नहीं दूंगा, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जब मतलब अभी तो हम बड़ा एक्साइटेड है
थोड़ी देर बाद देखेंगे वो जो एक पोर्टल भी है उसका भी लेक्चर कोई नहीं देख रहा होगा। अब मैं आपको गारंटी के साथ, अभी तो सारे एक्साइटेड है, फारिग है, सही है। तो अभी जब इसके बाद तो वो एक पोर्टल भी मैनेज नहीं होता, 2 पोर्टल देने में मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको समझ जाएगा मैं यहाँ से पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा, जिस सीक्वेंस में आप पढ़िए आप उसी सीक्वेंस से पढ़िएगा। पोर्टल की खास बात ये है कि वो सारे सीजन और एपिसोड वाइज है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यार एक चीज मेरी सुनना, यस सर एमक्यू ने, सर मुजम्मिल मनाफ ने बड़ा डिटेल पे इसके ऊपर बात किया हुआ है, बहुत वीडियोस वगैरह इसके ऊपर है, वो देख लीजिएगा। मैं एक हमेशा से जो एक मेरा व्यू बनता है ना, और वो व्यू इसलिए बनता है बिकॉज ये मैंने अडॉप्ट नहीं किया था कि कोई बताने वाला नहीं था और मेरा लैप्स आ जाता फाइनल में। आपकी अटेम्प्ट कब है? जून 23 में आपके अटेम्प्ट है ना। आप आज कहाँ खड़े हो? मई 22, सही है। इट मींस जितने भी टीचर्स जो भी है वो 2 बैच अनाउंस कर रहा होगा, एक अनाउंस करेगा, वो कौन सा? दिसंबर 22 और जून 23। आपने कितने पेपर देना? आपको 3 देना, कौन से देना? और बीएम या बीएफडी? कितने लोग एसपीएम वाले और कितने लोग बीएफडी वाले? अच्छा, अगर आप लोग आज खड़े होके ये 3 पेपर दे रहे हैं, सही है, मैं पहला कॉमेंट आपको बताता हूँ एफएफआर ऑडिट बीएफडी का। अगर आप एफएफआर पढ़ रहे हैं ना, लेट्स से आपने एफएफआर में दिसंबर 22 में एनरोल होगा, इसका मतलब है एफएफआर दिसंबर 22 डन एंड डस्टेड। अच्छा, बैच आप एक्सेस जून 23 तक के लेंगे, सुनिएगा, सुनिए, आपने एक्सेस कहां तक लेना है? जून 23 तक लेना है। इसका एक्सेस भी कब तक लेना है? और इसका एक्सेस भी कब तक लेना है? आपने बीएफडी या एसपीएम एक्सेस आपने जून 23 तक लेना है, बिकॉज अच्छा आपकी जून 23 में प्यारे बच्चों, लेकिन 6 महीने में किसी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर्ली लेना है। ये मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस 6 महीने आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आपने एफएफआर ऑडिट यहां तक चलाना है, एक्सेस यहां तक रखे। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि एफएफआर इस 6 महीने में आपने 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ली, डन एंड डस्टेड, सही। और मेरी सजेशन है तीसरा सब्जेक्ट आप कोई ऑप्ट ना करें, अभी ऑप्ट ना करें, जब पढ़ ही नहीं सकेंगे तो क्या ऑप्ट करें, मेरी सजेशन है आपको। तो आपने क्या करा, एफएफआर ऑडिट लिया आपने, और एफएफआर ऑडिट आपने बैठ के आपने कहा यार 6 महीने मेरा टारगेट है, मैं क्लासेस सारी कंप्लीट करूंगा, जो फिजिकल ले सकता हूँ फिजिकल लूंगा, जो पोर्टल में पढ़ी है वो देखूंगा। 6 महीने मैंने अपना टारगेट रख लिया, एफएफआर ऑडिट इसको मैंने मुका देना है। जहां आपने ये सब्जेक्ट मुका दिया, अब आप कहेंगे अब मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगा? जो आपका बीएफडी है, या और साथ में एफएफआर और ऑडिट को रिवाइज करूंगा, तब जाके मई 2022 में आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप पेपर देने के लिए जा सकेंगे, और उसमें से भी बहुत ही लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप पास होंगे। ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो अपना रेवेन्यू खुद कम कर रहा हूँ ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ एक पेपर अभी ना उठाओ, एक पेपर ना उठा, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे समझने की कोशिश करें। 3 सब्जेक्ट हाथ में लेके बैठोगे ना, मैनेज कोई भी नहीं करता। सब्जेक्ट कौन से पकड़ो, और जो तुम्हारा दिल है वो 2 सब्जेक्ट पकड़ो। एफएफआर ऑडिट समझ आता है, एफएफआर ऑडिट पकड़ो, लेकिन उसका एक्सेस जून 23 तक लो, एक्सेस कम, बट इसको दिसंबर 22 तक डन एंड डस्टेड, खत्म। यहां तक बात समझ आती है? तीसरा सब्जेक्ट भी होगा ना नवंबर, यार बीएफडी तो अभी तक देखा ही नहीं, वो पोर्टल देखते रहेंगे आप, टेंशन लगी रहेगी आपको। तो पोर्टल ले लें, फीस डिस्काउंट मिलना ले लें, और आप कसम खा लें मैं नवंबर तक नहीं देखना, मैंने उसको नवंबर तक मैंने यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट अपने खत्म करें, क्लासेस के लिहाज से, रीडिंग आइजस की रीडिंग के लिहाज से, आईएफआरएस की रीडिंग के लिहाज से, और प्रैक्टिस के लिहाज से, और ड्राफ्टिंग के लिहाज से, और कॉन्सेप्ट के लिहाज से खत्म करें। फिर आप, अच्छा यहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकते थे, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अभी जब आप फॉर्म में जाएंगे तो ये शुरू के 6 महीने आराम वाले पीरियड है आपके, इसमें आपके पास इतना काम नहीं होगा, वहां बैठ के लेक्चर्स देख सकते हैं। डन हो गया यहाँ तक। यहाँ जो टाइम आएगा, आपने बीएफडी वाला सब्जेक्ट उठाया, और यहाँ पे एक फायदा क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात को, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अभी जितने भी बीएफडी कह रहे हैं ना, ये सारे के सारे एसपीएम में शिफ्ट होंगे। खुदा ना खासा 6 महीने में 2 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हुए आपसे, 6 महीने में 2 सब्जेक्ट मैनेज नहीं, तो अगले 6 महीने में 3 सब्जेक्ट कैसे मैनेज होंगे? अगले 6 महीने में 3 सब्जेक्ट कैसे मैनेज? तो फिर वहां पे मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाती है, एसपीएम बन जाती है। यार ये तो 50-60 घंटे तक घर वालों को शक्ल तो दिखा सकूं कि मैंने हाँ पेपर देने गया, सही, और चांसेस है कि शायद पास भी हो जाएगा। क्या क्या यहाँ तक बात आपके समझ आ रही है? और फिर आपको गया मैं स्ट्रेटेजी चेंज करता हूँ, बीएफडी ऑप्ट नहीं करता, मैं अब अगले 6 महीने एफएफआर
एडवांस ऑडिट लगता है और एसपीएम मेरी एक बैलेंसिंग फिगर बन गई है और उसको आपके पास आप खेल सकोगे, आपके पास ऑप्शन होगा तो प्यारे बच्चों आप खेल सकोगे, चीजें आपके कंट्रोल में होंगी। तो मेरी सजेशन ये एफएफआर एडवांस ऑडिट जून 23, बट कसम खानी है कि ये नहीं कि मेरे पास एक्सेस आपकी सोच जून 23 तक है तो मतलब जून 23 तक आपका कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। मेरे तो 2 बार कोर्स कंप्लीट होंगे, 2 बार वर्कशॉप आ जाएंगे। हाँ आपने का रिवीजन करना है, यहाँ पे वर्कशॉप हो रहा होगा एफएफआर का एडवांस ऑडिट का, आपने वर्कशॉप पकड़ लिया, एक क्विक 40-50 घंटे में आपका आपका कोर्स रिवाइज हो गया। अभी हमने फाइनल का वर्कशॉप रखा था, फाइनल तो ऑनलाइन पे जा चुका है ना, कंप्लीटली ऑनलाइन पे जा चुका है। सारे पुराने पापी जो ये ऑनलाइन पे थे और 2 के स्पीड थे, सारे फिजिकल बैठे थे, सारे फिजिकल। और वो बैठा हुआ था ज्यादातर जो 2-3 बार फेल हो चुका। कैफ कैफ पहले टाइम में क्वालिफाइड, ओ लेवल के जीनियस बच्चे, फर्गसन के बच्चे 2-3 टाइम फेल और अब आके बैठे हैं फिजिकल में। नहीं यार ऑनलाइन में तो उस तरीके से देखी नहीं चीजें जिस तरह फिजिकल में समझ आ रही है। तो आपने आपके पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि यार यहाँ पे आके आपने 2 सब्जेक्ट के वर्कशॉप उठाए, क्विक आपका खुद से रिवीजन हो गया, अच्छा रिवीजन हो गया और बाकी एसपीएम तो आप साथ साथ मैनेज कर ही रहे होंगे। ये स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे प्यारे बच्चों। ये नहीं कि आज बैठ के मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आप एक भी नहीं पढ़ेंगे हमसे लगाने चल। आज आप बैठ के आपने स्ट्रेटेजी क्या बनानी है कि मैं 2 सब्जेक्ट है इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, मेरा टारगेट है मैंने नवंबर तक जहां सर का कोर्स कंप्लीट होगा या मेरे पास पोर्टल पूरा है मैं नवंबर तक इसको खत्म कर लूंगा। सही है, ये आपने करा। उसके बाद आपने कहा अब मैं ऑप्ट करूंगा अगला सब्जेक्ट, अगर 2 खत्म हो जाए तो फिर तो यार आपके 2 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो चुकी है, फिर तो बीएफडी और बीएम की तरफ जाओ। तो आपको ऑनेस्टली करो, अगर 6 महीने यार 6 महीने, अगली बार तो आपने पेपर देने ही 6 महीने में। ये तो अभी आपकी पहली अटेम्प्ट है तो 1 साल की, अगली बार तो आपने पेपर देने ही 6 महीने। जब 6 महीने में देने तो एक पेपर थोड़ी दे रहे होगे यार। तो फिर 2 6 महीने के यहाँ पे, तो 2 6 महीने के यहाँ पे लो यार, क्या मसला है। और पहली अटेम्प्ट में पास करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 1 साल बाद आप फॉर्म में सेमी सीनियर हो जाओगे, फिर उसके बाद सीनियर हो जाओगे, उसके बाद पास करने की पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज काम ज्यादा होता है। खुद आपका एज ऑनरशिप आप काम की ले रहे होगे। 6 महीने का टारगेट बनाया एफएफआर ऑडिट, कोर्स तो कंप्लीट करें, पेपर ना देना, एक टेंशन तो खत्म होगी कि यार मेरे पास मैंने कंटेंट रीड कर लिया सारा। यहाँ तक बात समझे, शुरू के 6 महीने एफएफआर ऑडिट आपने पढ़ा, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट आपको फॉर्म में काम आएंगे। और यहाँ पे आके आपने कहा अगर ये हो जाएगा तो आपने मोटिवेट ही अपने आप को इस तरीके से करना है यार, अगर इब्राहिम मैंने कर लिया ना नवंबर तक ये, तो मेरे पास अगले 6 महीने पूरे पड़े हुए होंगे और मैं आराम से बीएफडी के सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकता हूँ, मैं एसपीएम की भी तैयारी कर सकता हूँ। समझ आ रही है। प्लस 2 महीने की छुट्टियां मिलेंगी यार, अप्रैल में 2 महीने की छुट्टियां होंगी। खुदा का वास्ता इसमें लेक्चर नहीं देखने होते, इसमें रिवाइजन तैयारी करनी होती है। 2 महीने की छुट्टियां होंगी यार आपके दोस्त। प्लस यहाँ बीच में ऐसा टाइम आता है नवंबर दिसंबर ऑफ सीजन होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फर्म का ऑफ सीजन होगा। इसी तरह यहाँ पे जाके अप्रैल मई जून आपका ऑफ सीजन होगा और अप्रैल में तो होगी छुट्टी आपकी। तो यहाँ पे जनवरी से मार्च आपका टफ टाइम होगा, बस यहाँ पे जिसमें सीजन चल रहा होगा ऑडिट चल रहा होगा, लेकिन आप बैठ के देखना स्टार्ट करते हैं बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती? कोई और सवाल यार? ये खुदा का वास्ता है, इसको जरूर जो मैं आपसे कह रहा हूँ इसको समझेगा जरूर। ये अगर समझ गए ना, फाइनल में जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है ना वो पास कर जाते हैं। माइंडसेट अगर ये है ना 3 सब्जेक्ट और जून 23 तक एक्सेस और फला का एक्सेस, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जून 23 तक आपके लेक्चर से कंप्लीट नहीं होंगे, पेपर देना तो दूर की बात है। फाइनल में गैप इतने मैटर नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट। मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूँ रिस्क ये है आईएफआरएस, तुम 1 दिन या 2 दिन के गैप में कितने आईएफआरएस और कितने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लोगे? ये तो आपकी ओवरऑल से 1 साल की तैयारी है। तैयारी ऐसी हो कि आपके पास नोट्स ऐसे बने हुए हो, टेक्निक ऐसी बनी हो कि वो 50-60 पेज आपने 4-5 घंटे में घुमाया और आपने कहा यार चलो। देखिए रिस्क का सवाल आएगा, किताब आपकी हेल्प नहीं करेगा। जब किताब हेल्प नहीं करेगा तो पेपर से पहले आपका डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपका रिस्क सारा का सारा रिवाइज हो जाए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो वो एक टेक्निक होगी जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्लियर होगा बच्चों? यहाँ तक सब डन है? कोई सवाल? चलो जी, थैंक यू सो मच पेरेंट्स। ऑनलाइन वाला आपको कोई सवाल? कल संडे देखते हैं।